की जो स्टोरी है वो ऐसे शुरू होती है कि कथन से कि कभी कभी मुझे कूड़े के करकट में कूड़े करकट के ढेर में 1 रुपए का सिक्का भी मिल जाता है या 1 रुपया भी मिल जाता है। लेखिका ने साहब आलम से यह बात पूछी, तुम ऐसा क्यों करते हो? ऐसा क्यों पूछा? क्योंकि इसने कई दिनों तक अपने पास पड़ोस में साहब आलम को और उसके अन्य दल के साथ में जो है वहां पर कूड़ा करकट सुबह सुबह जो है ढूंढते या कूड़े करकट के ढेर में चीजों को ढूंढते हुए खोजते हुए इसने देखा था। जो साहब आलम था उसके दिमाग में अब उसके घर की कोई भी याद नहीं थी, मतलब जहां पर वो पहले रहता था वो ढाका का रहने वाला था और वहां से ये दिल्ली के सीमापुरी क्षेत्र में आ गया था। और शायद उसने अपनी मां से जब पूछा होगा तो उसकी मां ने उसको बताया होगा कि निश्चित रूप से वहां पर जो तूफान वगैरह आ जाते थे, वहां पर मौसम खराब होने के कारण उनकी जो फसल थी वो बार बार तबाह हो जाती थी, उनके घर बर्बाद हो जाते थे। और यही बात लेखिका को भी बताई गई, तो इसलिए वो लोग उस शहर में चले आए, किस तलाश में चले कि उनको वहां पर सोना मिलेगा। अब सोना कहने का मतलब वहां पे सोना नहीं है, वहां पे कहने का मतलब उनको इतना पैसा मिल जाएगा, इतना रुपया मिल जाएगा जिससे कि वो रोजी रोटी उनकी चल सके। तो जब उन्होंने साहब आलम से पूछा कि अरे भाई साहब आलम, कि तुम, उसको एक्चुअली शुरुआत में नाम नहीं पता था, तो कहती कि तुम ऐसा काम क्यों करते हो? तो साहब आलम कहता है कि मेरे पास करने के लिए और कोई काम भी नहीं है, मैं करूं तो इसके अलावा और क्या करूं? तो लेखिका कहती है क्यों नहीं है भाई, तुम स्कूल जाया करो, स्कूल में पढ़ने चले जाया करो। तो कहता है मेरे पास पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं है। तो कहते हाँ स्कूल नहीं है। तो उसने लेखिका ने मजाक मजाक में कहा कि अगर मैं स्कूल खोल दूं क्या तुम स्कूल आओगे? तो साहब आलम बड़ी खुशी के साथ कहता हाँ बिल्कुल आऊंगा। अब लेखिका ने उसे वायदा तो कर दिया था मजाक में, लेकिन उस बच्चे ने, उस मासूम बच्चे ने उस वास्तविकता के रूप में उसको धारण कर लिया। अब कुछ दिन के बाद लेखिका के पास दौड़ते हुए आता है और पूछता है कि आपका स्कूल तैयार हो गया? तब लेखिका को बड़ा अफसोस होता है, बड़ी कह सकते हैं उसको खीज महसूस होती है, बहुत ही कह सकते हैं शर्म महसूस होती है कि उसने एक छोटे से बच्चे से ऐसा वायदा कर दिया जिसकी कह सकते हैं जिसको वो पूरा भी नहीं कर सकती थी। लेकिन इस तरीके के वायदे उसकी जिंदगी में भरमार थी, ऐसे वायदों की, मतलब जो भी आता होगा बड़े बड़े वायदे करके वोट गिनवा लेता होगा, फिर वहां से चला जाता होगा। इसलिए लेखिका कहते हैं कि इस तरीके के झूठे वायदों की उसके पास उसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं थी, मतलब जो आता होगा ऑब्वियसली ढेर सारे झूठे झूठे वायदे करके चला जाता था। इसके बाद क्या होता है कि एक दिन क्या होता है कि वहां पर चूंकि लेखिका ने काफी दिनों तक उनको सबको देखा था, उन सभी बच्चों को देखा था, तो उसके मतलब वो सभी को लगभग बाई फेस परिचित हो गई थी सभी से। तो एक दिन उसने उसमें से एक बच्चे से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है बेटा, जरा मुझे नाम बताओ। तो उस बच्चे ने बताया कि मेरा नाम साहब आलम है। तो साहब आलम का मतलब होता है इस ब्रह्मांड का स्वामी। लेकिन यहां पर जो साहब आलम था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से रेज किया जाता है कि ऐसी कौन सी आयरनी शो की गई, ऐसी कौन से कैसे व्यंग किया गया था साहब आलम के नाम के माध्यम से। तो साहब आलम का मतलब क्या होता है? इस ब्रह्मांड का स्वामी, ब्रह्मांड का देवता। जाहिर सी बात, ब्रह्मांड का स्वामी तो सब कुछ उसके पास होना चाहिए ना। लेकिन यहां पर जो साहब आलम था, रोज सुबह सुबह अपने साथियों के साथ नंगे पैर जो है, रोज सुबह सुबह अपने साथियों के साथ जो है कूड़ा कचरा बटोरने के लिए, उसमें सामान ढूंढने के लिए चला जाता था। जिस तरीके से ढेर सारे पक्षियों का झुंड सुबह सुबह निकलता था, वैसे वो बच्चे दिखाई पड़ते थे और जैसे ही दोपहर होती थी वैसे वो गायब हो जाते थे, मतलब सभी अपने अपने घरों को चले जाया करते थे। तो उसमें लेखिका ने पूछा कि भाई तुम लोग सभी नंगे पैर क्यों हो? तो उसमें से एक लड़के ने उत्तर दिया, मेरी माताजी मुझे देती ही नहीं है, मम्मी चप्पलें देती ही नहीं है, वो ऊपर सेल्फ पर रख देती, ताक पर रख देती है। तो दूसरे ने बोला नहीं नहीं मैडम, ये झूठ बोल रहा है, अगर इसको वो दे देती तो ये उनको फेंक देता है, इसलिए उनको वो इनको इसको चप्पलें नहीं देती हैं। तो लेखिका ने कहा अच्छा ये बात है। तभी ये बात किसने बोली? ये बात उस बच्चे ने बोली जिसने बेमेल चप्पलें पहन रखी थी, मतलब उसके दोनों पैरों में जो चप्पलें थी वो अलग अलग तरीके की चप्पलें थी। भाई हम लोग जब पहनते ना तो सेम कलर की, सेम तरीके की चप्पलें पहनते हैं, शूज पहनते हैं आमतौर पर, लेकिन वो जो पहने हुए थे तो एक चप्पल दूसरी कलर की, एक चप्पल दूसरी थी। तो उसने पूछा ये क्या है भैया, तुम ये दो तरीके की चप्पलें पहने? तो इतना बेचारा शर्मिंदा हो गया, तो उसने अपने पैर पीछे खींच लिए, मतलब इतना ज्यादा वो शर्मिंदा हो गया कि कहीं उसका मजाक ना उड़ाया जाने लगे। अब इसके बाद क्या होता, तभी एक लड़का वहां पर और खड़ा होता है। उस तीसरे लड़के ने कहा कि मुझे शूज चाहिए, मतलब मुझे शूज चाहिए। अब वो कहते मुझे शूज, जब वो कहते हैं मुझे शूज चाहिए, तो लेखिका को ऐसा लगता है कि जितने भी बच्चे वहां पर थे वो एक तरीके से अपनी इस गरीबी को प्रदर्शित कर रहे थे कि उनके पास ना तो जूते हैं ना चप्पल है। ऑब्वियसली जब उनके पास जूते चप्पल नहीं है तो उनके पास मूलभूत सुविधाएं कितनी होंगी, किस तरीके से अपनी गुजर बसर करते होंगे, ये सभी चीजें लेखक के दिमाग में आती। तभी उसे उदीपी के एक व्यक्ति की कहानी याद आती है कि जब छोटा था, जब स्कूल जाया करता था तो रास्ते में मंदिर था, उसमें पुजारी था, उस मंदिर में रोज देवी के सामने प्रार्थना किया करता था, नंगे पैर जाता था तो रोज देवी सामने प्रार्थना किया करता था कि हे देवी मुझे जल्दी से शूज दे दीजिए, जल्दी से मुझे चप्पलें मिल जाए, जूते मिल जाए, इस तरीके की प्रार्थना करता था। लेकिन 30 साल के बाद जब लेखिका वहां गई, उदीपी नाम का जो स्थान था वहां पर गई, तो उसने देखा कि 30 साल में बहुत कुछ बदल चुका था। जो मंदिर था वो थोड़ा सा जर्जर हो चुका था और उसके पीछे जो बड़ा सा हाथा था वहां पर वहां पर रेड और व्हाइट कलर की ढेर सारी चेयर्स पड़ी हुई थी। तब एक लड़का आता दौड़ते हुए, एकदम बढ़िया सी पोशाक पहने हुए था, जूते वगैरह एकदम पहने था, बैग बढ़िया लदा हुआ था, जम से बैग फेंकता फोल्डिंग बेड के ऊपर। और तब उसको लेखिका को एहसास होता है कि लगता है कि यहाँ की देवी ने इन लोगों की, यहाँ के लोगों की जो है प्रार्थना सुन ली, लेकिन मेरे पड़ोस में रहने वाले लोगों की प्रार्थना अभी भी नहीं सुनी, मतलब उन कूड़ा कचड़े का काम करने वालों की प्रार्थना अभी भी नहीं सुनी। समझिए कि मेरी बात यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि यहां के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड सुधर गया, लेकिन जो अन्य लोग हैं, जो सीमापुरी में रहने वाले, जो कूड़े कचड़े का काम करते हैं, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अभी भी ज्यों का त्यों बना, कोई भी उसमें सुधार नहीं हुआ है। आई होप यहां तक क्लियर कर दिया मैंने। अब इसके बाद लेखिका का जो लगाव था वो उसे सीमापुरी के क्षेत्र तक ले जाता है। जब सीमापुरी के क्षेत्र तक ले गया तो उसने देखा वहां पर कितने लोग काम कर रहे थे, वहां पर रहने वाले लोगों की संख्या
संख्या थी तकरीबन तकरीबन 10,000। और सभी लोग जो मकान थे वो सभी कच्चे थे। कच्चे कहने का मतलब सभी लोगों के मकान जो थे मिट्टी के बने हुए थे, उनके पर टीन टीन पड़ी हुई थी या टारपुलिन पड़ी हुई थी, तंबू वगैरह सभी ने लगा रखे थे। इस तरीके से सब अपनी ज्यों त्यों गुजर बसर कर रहे थे, मतलब छत टपकती, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। और जो सीमापुरी क्षेत्र था वहां पर किसी भी तरीके की मूलभूत सुविधा अवेलेबल नहीं थी, उपलब्ध नहीं थी। मतलब वहां पर कोई भी कह सकते पढ़ाई, स्कूल की बात की जाए, स्वास्थ्य सेवा की बात की जाए, यहां तक कि सीवेज और ड्रेनेज की व्यवस्था भी वहां पर बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं थी। केवल उन लोगों को, जितने भी ये लोग थे ना, ये ज्यादातर इसमें से बांग्लादेशी थे, उनको किसी भी तरीके की कोई भी कह सकते हैं आइडेंटिटी नहीं दी गई थी। केवल और केवल उनको राशन कार्ड दे दिया गया था। राशन कार्ड इसलिए दिया गया कि वोटर लिस्ट में उनका नाम आ जाए। वोटर लिस्ट में नाम आएगा तो भैया आकर मंत्री जी बोलेंगे हाँ हम यहां पर ये पक्की पक्की रोडें बनवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भैया वोट लेना है ना उनको, तो इसलिए आकर वो नए नए वादे करके वहां से चले जाया करते होंगे, इसलिए उनका शायद नाम राशन कार्ड में रखा गया था। अब इसके बाद वहां पर जब ऐसी दयनीय स्थिति देखती है तो लेखिका वहां पर जो लोग, जो महिलाएं थी, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, एकदम कह सकते हैं बहुत ही जर्जर कपड़े पहने हुए थे, उसमें एक ग्रुप से वो पूछती हैं कि तुम लोग यहां पर क्यों चले आए? आखिर तुम लोग ढाका में जब रह रहे थे तो वहां पर हरे भरे मैदान थे, नदियां थी, मतलब वहां पर सिंचाई की व्यवस्था थी, बढ़िया से मैदान थे, वहां पर खूब बढ़िया फसल पैदा करते, वहां से यहां क्यों चले आए? तो उसमें से महिला ने उत्तर दिया, कहा कि यहां पर हमें कम से कम एक जून या पेट भर के खाना खा लेते हैं हम लोग, कम से कम पेट दर्द नहीं होता। पेट दर्द कहने का तात्पर्य यहां पर भूखों नहीं सोना पड़ता है, हमारे परिवार को भोजन प्राप्त हो जाता है, तो इसलिए हम इन जगहों पर उस जगह से ज्यादा वरीयता, इस जगह को उस जगह से ज्यादा वरीयता देते हैं जहां पर हमें भूखों मरना पड़ता था या भूख से हमारा हाल बेहाल होता है, क्योंकि फसल वगैरह बर्बाद हो जाया करती थी, इसलिए वहां पर बहुत ही ज्यादा दिक्कत थी। अब क्या होता है, सीमापुरी में रह रहे थे तो सीमापुरी में रहने का मतलब क्या था? रैग पिकिंग करना। मतलब वहां पर रहने का मतलब सीधा सा ये था कि आपको कूड़े कचरे का काम करना होगा। अब इसका रीजन ये रहा कि वहां पर कोई भी व्यवसाय भी, जब मूलभूत सुविधा नहीं है तो और किस तरीके की सुविधा उपलब्ध की जाएगी, करवाई जाएगी। अब लेखिका कहती है वहां पर उन्होंने एक और चीज देखी कि वहां पर उन्होंने नोटिस किया कि जितने भी बच्चे थे वो सभी अपने अपने माँ बाप का हाथ बटा रहे थे सर्वाइवल के लिए, मतलब जीवन यापन करने में अपने माँ बाप का हाथ बटा रहे थे। मतलब माँ बाप कोई और काम करते थे या कूड़े कचड़े को बीनने का, उठाने का, या इस तरीके से काम कर रहे थे, जबकि बच्चे जो थे वो भी इस तरीके से काम करके, जैसे साहब आलम रोज कचड़े के ढेर में कुछ ना कुछ ढूंढा करता था, जो काम की चीजें, प्लास्टिक वो रख ली, लोहाई वो रख लिया, जो भी चीजें मिलती थी, सामान मिला वो रख लिया, रुपए पैसे मिल गए कभी कभार उसको वो रख लिया। तो इस तरीके से वो क्या करते थे, वो अपने परिवार को सपोर्ट करते थे जिससे कि उनकी रोजी रोटी बढ़िया चलती रहे। अब इसके बाद क्या होता है, यहां तक आई होप क्लियर हो गया होगा कि सीमापुरी में कितने लोग रहते थे। याद रखिएगा 10,000 लोग रहते थे। ज्यादातर लोग कौन थे? बांग्लादेशी थे, वो ढाका से आए हुए थे और उनके पास कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं थी। उन सभी को कच्चे घरों में रहना पड़ रहा था, जिनकी छतें जो थी वो टारपुलिन की और टीन की बनी हुई थी। तो वहां पर ऑब्वियसली उन लोगों को कुछ भी दिया नहीं गया था। इसके बाद क्या होता है कि लेखक वो कहता है, साहब आलम कहता है कि मुझे कभी कभी 1 रुपया कूड़े के, मतलब उस कचड़े के ढेर में जब वो ढूंढते हैं, जैसे मान लो सामान ढूंढ रहे हैं भाई, उसमें कभी कभी वो कहता है मुझे 1 रुपया मिल जाता है, और कभी कभी तो 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। मतलब कचड़े के ढेर में 10 रुपए तक का नोट मिल जाता है इस तरीके से। अच्छा, लेखिका के दिमाग में एक चीज चल रही थी और वास्तव में सच है ये। लेखिका कहती है कि किस तरीके से, मतलब इस सीमापुरी क्षेत्र ने कितना आर्ट, मतलब कितनी कला को दबा रखा था। कहने का तात्पर्य यह है कि वहां के जो बच्चे थे, जो आज जिनका बचपन उस गरीबी में, उस कह सकते हैं उस लाचारी में बीता जा रहा था, हो सकता है किसी के अंदर बहुत टैलेंट हो, लेकिन वो टैलेंट बिल्कुल व्यर्थ जा रहा था, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जाहिर सी बात है, जितने भी वहां पर वायदे करने वाले आते थे, खोखले वायदे करके चले जाया करते थे। तो साहब आलम क्या कहता है कि मुझे कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है उस कूड़े के ढेर में, और कभी कभी मुझे 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। क्या कहता है, अरे मुझे कभी कभी 1 रुपया मिलता है, कभी कभी 10 रुपए का नोट भी मैडम जी मिल जाता है। तो लेखिका कहती है कि जाहिर सी बात है, ये जो लालच है, इसी के कारण वो लगातार उस कूड़े के ढेर को ढूंढते रहते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जब कभी भी आपको, मान लो एग्जांपल के तौर पे, आपको एक कूड़े का ढेर है, उसमें एक चांदी का सिक्का मिल जाए, तो आप उसको ढूंढना खंगालना नहीं बंद करते हैं। लेखिका ने बात उसमें बोली कि आप उसको ढूंढना खंगालना नहीं बंद करते हैं, इस उम्मीद में कि आपको कुछ और मिल जाएगा। बस वही चीज उन बच्चों के साथ थी। तो यहां पर एक चीज क्लियर हो रही होगी कि जो बच्चे थे उनके लिए जो कूड़े करकट का ढेर था, जो डंप था, जो कह सकते हैं ढेर सारा जो कचड़ा था, वो जो कचड़े का जो ढेर था वो आश्चर्य में लिपटा हुआ नजर आता था, जबकि वही कचड़े का जो ढेर था वो उनके माँ बाप के लिए एक जीवन यापन करने का जरिया था। उनके छत पर, उनके सर पर छत के रूप में था वो, भले ही वो छत टपक रही होती। अब कूड़ा करकट मतलब छत कहने का मतलब भाई उससे कुछ इकट्ठा करेंगे, कुछ पैसे मिलेंगे, जिससे कि वो कम से कम टिन टारपुलिन डालने के पैसे तो कम से कम इकट्ठा कर पाएंगे। इसके बाद क्या होता है, एक दिन लेखिका ने देखा, जो एनीस जंग है, उन्होंने देखा कि साहब आलम एक बाउंड्री वॉल के पास खड़ा हुआ था और अंदर देख रहा था। उसमें 2 लोग क्या थे, वो बढ़िया सा टेनिस खेल रहे थे, एकदम व्हाइट शूज, व्हाइट कपड़े एकदम पहने हुए, बढ़िया टेनिस खेल रहे थे। अब वो कहता मुझे टेनिस खेलना है। अब वो क्या कहता है, कहता मुझे टेनिस खेलना है। अब जब उसने कहा टेनिस खेलना है, तो लेखिका ने सोचा अरे यार ये बाहर खड़ा हुआ टेनिस खेलना बोल रहा है। तो उसे पूछती तो वो बताता है, वो कहता है कि जब यहाँ पर गार्ड, मतलब जब यहाँ पर कोई नहीं होता तो यहाँ का जो गेट कीपर है ना, वो मुझे अंदर आने देता है और मुझे बढ़िया सा झूला झूला देता है, मैं वहां पर आराम से झूला झूल लेता
लेता हूं। तो लेकिन अच्छा ये बात है बेटा, उसने क्या देखा कि साहब आलम ने उस समय टेनिस शूज पहन रखे थे, व्हाइट कलर के उसने शूज पहन रखे थे, और जो शूज थे वो मतलब काफी बढ़िया थे। वो किसी ऐसा लग रहा था किसी अमीर बच्चे के द्वारा फेंक दिए गए थे, मतलब अमीर बच्चे ने उन शूज को फेंक दिया था, शायद इसलिए कि वो चुभ रहे होंगे उसको, उसमें से कोई एक शूज चुभ रहा होगा, या तो उसमें से किसी एक शू में क्या होगा, छेद हो गया होगा, इसलिए अमीर बच्चे ने उनको फेंक दिया था। लेकिन वो जो चुभ रहा या जिसके अंदर छेद था, वो इस गरीब बच्चे के लिए, साहब आलम के लिए बिल्कुल ऐसे थे, मतलब उसको उनसे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि जिसने कभी शूज देख मतलब सही तरीके से पहने ना हो, जिसको कभी शूज नसीब ना हुए हो, उसको ऐसे शूज भी मिलना मान लो कि इस तरीके से था कि मानो कि उसका सपना साकार हो गया हो। लेकिन जो खेल देख रहा था टेनिस का, ये वास्तव में उसकी पहुंच से बहुत ही दूर था। मतलब शूज तो चलो पड़े हुए मिल गए, शूज उसको मिल गए, लेकिन इसके अलावा अगर टेनिस की बात की जाए तो टेनिस थोड़ा ना वो खेल पाएगा। इस तरीके से महसूस करते हैं कि कितनी लाचारी इसके अंदर भरी हुई है। फिर कुछ दिन के बाद लेखिका देखती हैं कि साहब आलम एक मिल्क बूथ के लिए काम, मतलब टी शॉप पर या चाय की टपरी पर काम करने लगता है, और हाथ में कनिस्तर लेकर कहां जा रहा होता, सीधे मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था। भाई चाय बनाने के लिए दूध की जरूरत होती ना, तो जहां पर वो काम कर रहा था, शायद उसके मालिक ने क्या किया था, उसको कहा होगा कि जाओ वहां से दूध ले आओ जाके। तो बेटा बेचारा वो कनिस्तर लेकर अपने हाथ में जा रहा था। तो लेखिका ने पूछा कहां भाई कहां? तो उसको कहता है कि अब मैं एक चाय की दुकान पर काम करने लगा हूं, मुझे वहां पर 800 रुपए मिलते हैं, और इसके साथ साथ मुझे वहां पर भोजन भी दिया जाता है, मतलब मेरे सभी, मतलब मुझे जो भी खुराक भी वहां पर दी जाती है। तो लेखिका ने पूछा क्या तुम इस बात से खुश हो, क्या तुम्हें अच्छा लगता है? तो जो साहब आलम था उसका चेहरा एकदम उतर गया, मतलब कहने का मतलब वो दुखी हो गया एकदम से, चेहरे जो रौनक थी एकदम गायब हो गई। ऐसा क्यों? क्योंकि शायद ऐसा इसलिए था कि कैनिस्टर जो था भले ही हल्का था, बैग वो जो कंधे पर लाता जिसमें कचड़ा डालता था, जो काम की चीजें इकट्ठा करके डालता, तो भले ही वजनदार था, लेकिन वो अपनी मर्जी का उस समय मालिक था। वर्तमान समय में वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहेगा। भाई दुकानदार ने कहा जाए जाओ उसको चाय देकर आओ जाके, तो भैया चाय लेकर जा रहा है। दुकानदार ने कहा जाओ दूध लेकर आओ जाके, दूध लेने के लिए जा रहा है। दुकानदार ने कहा ऐसा करो, ऐसा कर रहा है। वो अपनी मर्जी का मालिक बिल्कुल ही नहीं रह गया था। आई होप आप लोगों को स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो भाई, जल्दी से। ऐसी पता नहीं कितनी शानदार वीडियोस आप लोगों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं, फिर भी आप लोग ध्यान नहीं देते हो। तो चलो अब हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर की। जी हां, शॉर्ट आंसर आपको खुद एहसास हो जाएगा कि जब आप लोगों ने इस समरी को, इस थ्योरी को बहुत अच्छे से सुना है ना, तो निश्चित रूप से समझ लो शॉर्ट आंसर हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो सब कुछ जाना पहचाना सा लगेगा। अच्छा इससे पहले एक बात और, कि एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि जो साहब आलम का नाम था उसमें किस तरीके का व्यंग छिपा हुआ था, राइट? तो चलो फटाफट इसको निपटाते हैं। साहब इज अ पुअर रैग पिकर। साहब क्या है? पुअर रैग पिकर है, हु लिव्स इन सीमापुर, जो कि सीमापुर में रहता है, वेयर मोर देन 10,000 रैग पिकर्स लिव, जहां पर 10,000 से ज्यादा रैग पिकर्स रहते हैं। साहब फुल नेम इज साहब आलम, साहब का पूरा नाम साहब आलम है, which means लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इसका मतलब है यूनिवर्स का लॉर्ड। द आयरनी लाइज इन द मीनिंग ऑफ द नेम इटसेल्फ, जो आयरनी है वो उसके मीनिंग में, मतलब उस नाम के अर्थ में छिपी हुई है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिज नेम, उसके नाम के हिसाब से ही शुड बी अ किंग, उसे राजा होना चाहिए, एंड एंजॉय ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ, और सभी प्रकार की विलासिताओं का भोग करना चाहिए, मतलब सभी शान और शौकत उसके पास होने चाहिए। लेकिन था क्या भैया, एक झोला ले लेता था, सुबह सुबह बेचारा इधर उधर कचड़ा बीटने जाता था, तो ये दिक्कत थी। बट अनफॉर्चुनेटली ही इज बेयरफुट, लेकिन दुर्भाग्यवश वो क्या है, नग्न पैर है। रैग पिकर हु डज नॉट हैव इनफ मनी, जिसके पास इतना भी पैसा नहीं इवन टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ हिज लाइफ, जिसके पास इतना भी पैसा नहीं है जो कि अपने जीवन की जरूरत की चीजों को पूरा कर सके, या कह सकते हैं कि अरे यार यहां तक उसके पास पैसा नहीं कि सही तरीके जूते पहन सके, सही से चप्पले पहन सके, तो बेचारा और किस तरीके से लिविंग स्टैंडर्ड अपना हाई कर पाएगा, राइट? समझ रहे हो किस तरीके की जिंदगी बेचारे की उसकी थी, किस तरीके की जिंदगी वो जी रहा था। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज साहब? साहब कौन था? व्हाट वाज ही डूइंग एंड व्हाई? वो क्या कर रहा था और क्यों कर रहा था? तो साहब वाज अ पुअर बॉय, साहब एक गरीब लड़का था, हु हैड लेफ्ट इन हिज होम इन ढाका, जिसने अपना घर ढाका में बांग्लादेश में छोड़ दिया था, एंड केम टू सीमापुरी, सीमापुरी में आ गया था। सीमापुरी क्या थी? सीमापुरी दिल्ली का सटा हुआ, सीमा से सटा हुआ क्षेत्र, लेकिन सटा हुआ तो है, लेकिन लेखिका ने कहा कि मेटाफोरिकली बहुत ही दूर है, मतलब तुलनात्मक तरीके से बहुत ही दूर है। भाई दिल्ली में बहुत सी सुविधाएं, सीमापुरी में उसने देखा कुछ भी नहीं है, यहां तक कि बता दें सीवर और ड्रेनेज की व्यवस्था भी नहीं थी। In search of living in Simapuri, he had nothing else to do but to pick rack. सीमापुरी में उसके पास कुछ भी करने का काम नहीं था, या कुछ भी वो नहीं कर सकता था सिवाय कूड़ा कचरा उठाने का मतलब कूड़ा कचरा नहीं, मतलब कूड़ा कचरा नहीं, उसमें से जो सामान है उसकी बात की जा रही है। What job did साहब टेक अप? कौन सा जॉब साहब ने किया था? Was he happy? क्या वो खुश था? कौन सा काम किया था? अभी तो बताया था भाई, कौन सा काम किया था उसने? चाय की दुकान पर, चाय की टपरी पे काम करना शुरू कर दिया, जहां पर उसे 800 रुपए मिलते थे, लेकिन वो वहां पर खुश नहीं था, क्योंकि वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं रह गया था। बस लगभग वही चीजें यहाँ पर है। तो साहब टुक अप ए जॉब एट अ टी स्टॉल, साहब ने टी स्टॉल पे अपनी जॉब की थी, साहब ने टी स्टॉल पर काम करना शुरू कर दिया था। बट ही वाज नॉट हैप्पी विद इट, लेकिन वह इससे खुश नहीं था। इट वाज सो बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि ऑल्दो ही अर्न्ड 800 रुपीस एंड ऑल द मील्स, भले ही उसे 800 रुपए और पूरा खाना मिलता था, फिर भी ही वाज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, फिर भी वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं रह गया था। ही फेल्ट दैट, उसे ऐसा लग रहा था या महसूस किया कि द वर्क ऑन द टी स्टॉल, की चाय की दुकान पे जो काम था ना, हैड टेकन हिज फ्रीडम, उसने उसकी स्वतंत्रता को छीन लिया है। भाई जिसकी वहां काम कर रहा था, वो काम करने का ही पैसा दे रहा था, तो ऑब्वियसली वो उसे
जो है काम ले रहा था, तो उसको ऐसा लग रहा था कि यार मेरी स्वतंत्रता छिन गई, क्योंकि वैसे बंदा डाला बैग, पता लगे आज इस गली में कचरा बिन रहा है, इस गली में, कभी उस मोहल्ले में, कभी उस मोहल्ले में, और वैसे भैया चाय की दुकान पे चाय की टपरी काम करना था, वही दुकान वो जहां भेजेगा वहां जाओगे, अपने मर्जी से कुछ कर नहीं सकता था। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैक पिकर से सीमापुरी, कहते सीमापुरी के रैक पिकर्स के जीवन का वर्णन कीजिए। तो सीमापुरी सेटलमेंट ऑफ मोर देन 10,000 रैक पिकर्स, के सीमापुरी एक ऐसी जगह थी जहां पर 10,000 से ज्यादा रैक पिकर्स रहते थे। मोस्ट ऑफ देम आर बांग्लादेशी, उसमें से ज्यादातर लोग कौन थे? बांग्लादेशी थे, हु हैव लिव्ड देयर फॉर मोर देन 30 इयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, जो कि बिना किसी पहचान के 30 साल से ज्यादा समय से वहां पर रह रहे थे। दे लिव इन द मड स्ट्रक्चर, वो कच्चे मकानों में रह रहे थे। दे हैव द रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, कहते हैं उनकी छत पर, उनके सर पर छत तो थी जो कि किसकी बनी थी? टिन की बनी थी, टारपोलिन की बनी थी। और सीमापुरी में दे हैड नथिंग एल्स टू डू बट पिक रैक, ऐसे सीमापुरी में उनके पास करने के लिए और कोई काम नहीं था सिवाय कचरा बीनने के। आई होप यहां तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आया है। सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान से समझिएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर हो सके तो शेयर भी किया करो वीडियोस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड